डियर, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नीड फॉर एनालिसिस ऑफ वाटर। वाटर की एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वाटर एनालिसिस इज़ डन टू डिटरमाइन द डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर में कौन कौन से अलग अलग इम्प्योरिटीज़ पाए जा रहे हैं उसको समझने के लिए, जानने के लिए जो है हमें वाटर एनालिसिस करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन टाइप्स, amount of impurities, ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स और वाटर इज़ डिसाइडेड कि कितना जो है हमें मटेरियल, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है और उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का इम्प्योरिटीज़ है, कितना इम्प्योरिटीज़ का अमाउंट है उसके ऊपर। टू फाइंड आउट द ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग विद रिस्पेक्ट टू कलर, ऑर्डर, टेस्ट, इन सभी के बेसिस पे क्या ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, उसके डेवलपमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ वाटर को एनालाइज करने से हमें ये भी पता चलता है कि पानी जो है कहाँ से आ रहा है, पानी जो आ रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है, क्या पानी सेल्फ प्यूरिफिकेशन स्ट्रीम हो रहा है रिवर में या फिर स्ट्रीम में, या फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ रहा है। ट्रीटेड वाटर का जो एनालिसिस है वो हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं ताकि हमें उसके बारे में समझ में आ सके कि पानी का एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे हेल्थ के लिए सही है या फिर नहीं है। अगर हेल्थ के लिए सही है तो ठीक है, नहीं है तो कितना मिनिमम उसको ट्रीट करें ताकि वो हमारे हेल्थ के लिए यूज़फुल हो सके, मतलब हमारे हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना डाले। उसको देखते हुए पानी का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग करते हैं, जिसकी मदद से हमें ये चीज़ें पता चल पाती है। बात करते हैं अब सैम्पलिंग ऑफ वाटर की। तो एनालिसिस ऑफ वाटर इज़ डन ऑन द सैंपल ऑफ वाटर फॉर दैट सोर्स सेकेंड। किस सोर्स से पानी लिया गया है ना, उसको एनालिसिस के लिए उसको सैम्पलिंग ऑफ वाटर कहा जाता है। सैम्पलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एनालिसिस। किसी भी एनालिसिस के लिए सैम्पलिंग जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि ये पानी हम कहाँ से लिए हैं, है ना। जो पानी एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि भाई इसका एनालिसिस करना है, तो इसका जो एनालिसिस करना है वो कितना ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो वही हमारा सैम्पलिंग कहलाता है। जो सैम्पलिंग होता है वो सबसे पहला होता है आपका ग्रैब और कैच सैंपल। अ सिंगल सैंपल ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम सैम्पलिंग स्पॉट एनी इंस्टेंट टू फाइंड द कैरेक्टर ऑफ सैंपल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, उसको जो है ग्रैब या कैच सैंपल कहा जाता है। जब एट रैंडम कहीं कोई भी स्थान से गए, पानी कलेक्ट करके लेके आ गए। कंपोजिट सैंपल, कंपोजिट सैंपल जो है ये मिक्सचर्स होते हैं ग्रैब सैंपल्स का, जो कि कलेक्ट किया जाता है एट सेम सैम्पलिंग पॉइंट पे, है ना, एट डिफरेंट टाइम्स। बोला क्या जा रहा है, मान लो कि ये रिवर जो है हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इधर पानी जो है अपना फ्लो हो रहा है रिवर में। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या किए कि 1 PM में पानी उठाए यहाँ से, फिर बोले कि 2 PM में पानी उठाओ, फिर उठा लिए। जगह सेम है, जगह स्पेस को जो है चेंज नहीं कर रहे हैं, स्पेस वही है। फिर 3 PM में भी पानी उठाए, 10 PM, 11 PM, इस तरीके से जो है पानी जो है क्या करते गए, कलेक्ट करते गए। तो हमें पता चला कि 5 अलग अलग टाइमों पे हम लोग जो है पानी को कलेक्ट किए। अब उस पानी को जो है एनालाइज किए। जब उस पानी को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि 1 बजे वाला जो पानी है वो उसमें इम्प्योरिटी जो है मान लो कि 50% है, ठीक। 3 बजे वाला जो पानी लिए उसमें इम्प्योरिटी जो है 75% है,
11 PM वाला जो पानी लिए उसमें मान लो इम्प्योरिटीज़ 25% है। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ की एक परसेंटेज या एक मात्रा जो है हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई कब का पानी में जो है ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो रहा है। इससे पता चलता है कि किस टाइम में जो है ज़्यादा पानी इम्प्योर हो रहे हैं, यानी उस ड्यूरेशंस में कहीं ना कहीं से उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ रहे हैं। अब कहाँ से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से हो सकता है, सीवेज के थ्रू हो सकता है, या और भी कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिसके कारण से पानी जो है इम्प्योर हो रहा है। तो उसके बारे में जो है पता लगा पाते हैं। ग्रेव सैंपल्स आर एट प्रिडिक्टेड इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 120 मिनट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्लो आर कलेक्टेड। वही चीज़ें जो मैंने बोला वही चीज़ की एक टाइम इंटरवल पे जो है कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकुलर टाउन। एक पार्टिकुलर टाउन के लिए यह बता पाना कि वो कितना पानी की रिक्वायरमेंट होगा, ये थोड़ा मुश्किल है, या कह सकते हैं बहुत मुश्किल है। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। जैसे आप देखते होगे कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हर किसी को ऑफिस जाना रहता है, तो हर कोई चाहता है कि 7 से 9 बजे के बीच में जो है स्नान वगैरह, खाना वगैरह करके अपना जो है 9 से 10 बजे निकल जाए। ठीक, उसके बाद जो है 11 से मानकर चलो कि 5 PM तक तो कोई रहता नहीं है, तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होगी नहीं। फिर 5 PM से 6 PM के बीच में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई खाना बनाना स्टार्ट करता है ना, तो आता है, बर्तन वगैरह धोता है, तो इस तरीके से तो एक टाइम इंटरवल पे पानी की जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए, और साथ ही साथ गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है, ठंडा में कम पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरीके से कोई भी टाउन का पार्टिकुलर कि भाई कितना पानी क्वांटिटी उसको चाहिए, यह पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इट इन्वॉल्व्स द एजम्पशंस ऑफ मैनी फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसके लिए, जिसे हमें एज्यूम करना पड़ता है कि भाई इतना मिनिमम लग सकता है। as well as foresight of designer play an important role in arriving at this result, है ना। ये रिजल्ट पाने के लिए कि भाई इतना पानी जो है रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए एक जो डिज़ाइनर्स होता है उसका फोरसाइट होना चाहिए, मतलब वो मतलब भविष्यवाणी करता है कि हाँ भाई इतना पानी अगर अभी सप्लाई कर रहे हैं तो आने वाले समय में अगर कुछ लोग बढ़ भी जाते हैं तो भी पानी हमारा ख़त्म नहीं होगा या कमेगा नहीं। However, this problem can be handled by the standing in details of following two factors. टू फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर्स है रेट ऑफ डिमांड। रेट ऑफ डिमांड में जो है बताता है कि कितना कंजम्पशन जो है पर हेड जो है लग रहा है, उसके अनुसार जो है अलग अलग यूजेस के लिए पानी का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मतलब पानी की जो क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो लगा पाते हैं। और दूसरा पॉपुलेशन, कि जिस टाउन के लिए हम लोग पानी का जो है एस्टिमेशन कर रहे हैं उस टाउन का जो पॉपुलेशन है वो कितना है और वो किस नेचर्स का है, क्या पुअर फैमिली वाला है या रिच फैमिली वाला है, यानी लो इनकम ग्रुप है या हाई इनकम ग्रुप है, यानी LIG है कि HIG है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कितना पानी जो है रिक्वायर्ड होगा। रेट ऑफ डिमांड, रेट ऑफ डिमांड जो है ये सप्लाइड पर हेड पर डे के हिसाब से जो है देखा जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है लीटर पर पर्सन पर डे, जिसको LCD है ना, या फिर LPCD भी कहते हैं, LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे, है ना, या पर पर्सन पर डे जो है कह सकते हो। तो रेट ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए
Q बाई पी इंटू 365। Q जो है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर ईयर इन लीटर, लीटर में पर ईयर कितना पानी की रिक्वायर्ड होगी, और P जो है ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की उस जिस टाउन में पानी सप्लाई कर रहे हैं, जिस सिटी में पानी सप्लाई करना है उस सिटी का पॉपुलेशन क्या है वो बताता है। डिमांड ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी पानी की ज़रूरत होती है उसको डिमांड ऑफ वाटर कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला आता है फायर डिमांड। फायर डिमांड को जो है कैलकुलेट करने के लिए कुछ इम्पेरिकल फार्मूलेज दिए गए हैं, जैसे क्विचलिंग फार्मूला। क्विचलिंग फार्मूला में क्यू निकालने के लिए 3182 अंडर रूट पी, ये लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। फिर आता है फ्रीमैन्स फार्मूला, इसमें होता है Q इज इक्वल टू 1136.5 इंटू पी बाई 5 प्लस 10, है ना। ये भी लीटर पर मिनट के हिसाब से लिया जाता है। उसके बाद आता है बस्टन फार्मूला, Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट पी, ये भी लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है डिस्चार्ज देता है। और भी वेरियस डिमांड्स हैं जो कि सीज़न टू सीज़न, मंथ टू मंथ और आवर टू आवर जो है डिपेंड करता है, जो कि सबसे पहला है सीजनल वेरिएशन, मंथली वेरिएशन, डेली वेरिएशन, आवरली वेरिएशन। सीजनल वेरिएशंस में बात किया जाए तो डिमांड विच वेरीज फ्रॉम सीजनल वेरिएशन, है ना। सीजन्स के कारण से जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो डिमांड्स होता है वो वेरी करता है। सीजनल वेरिएशन इज़ मोर इन समर, समर में ज़्यादा होगा विंटर के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग रेनी सीजन डिमांड में बी स्टिल लेस, है ना। बरसात के टाइम में भी जो है पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन समर, समर सीजन में दिस डिमांड में बी इंक्रीज टू 50%, जो विंटर में मान लो कि 10% जो है हमें पानी की रिक्वायर्ड हो रही थी, तो वही अगर समर सीज़न आ जाएगा तो ये 10 से जो है बढ़कर इसका 50% जो है बढ़ जाएगा। 10% था तो 10% का 50% जो है बढ़ जाएगा, यानी लगभग 15% जो है यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होने लगेगी। ये जो है आपको ध्यान रखना है। टू बी काउज पीपल कंजम्पशन मोर वाटर फॉर बाथिंग, वाटरिंग, लोन एंड गार्डनिंग, वॉशिंग, स्प्रिंकलिंग पर्पसेस के लिए जो है यूज किया जाता है। मंथली वेरिएशंस, मंथली वेरिएशंस द डिमांड विच वेरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, है ना। मंथ टू मंथ जब वेरी करता है तो उसको जो है मंथली डिमांड जो है वेरिएशंस के हिसाब से जानते हैं। जैसे बिग सिटीज़ में और हिल स्टेशन में जो टाउन का जो कंजम्पशंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है मई, जून एंड जुलाई मंथ में। द पीपल विजिट सच प्लेसेस टू इन्जॉय देयर हॉलीडे, क्यों भाई हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उन जगहों पे जो लोग होते हैं ना वो ट्रैवल करने के लिए चले जाते हैं, है ना, घूमने के लिए चले जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो है देखने को मिलता है, वाटर कंजम्पशन जो है बढ़ जाता है। मंथली वेरिएशंस आर नॉट यूजफुल फॉर डिज़ाइन पर्पस, डिज़ाइन पर्पस के लिए मंथली वेरिएशन जो है यूजफुल कभी नहीं होता है। उसके बाद आता है डेली वेरिएशंस। डेली वेरिएशन डे टू डे जो वेरिएशंस होते हैं जो वाटर के डिमांड में, उसको जो है डेली वेरिएशंस के नाम से जाना जाता है। दीज डिमांड्स डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डेली वेरिएशन जो है डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो हैबिट है वो क्या ऐसा है। क्लाइमेट कंडीशन, टाइप्स ऑफ एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है या कॉमर्शियल एरिया है, उसके बेसिस पे जो कंजम्पशन है वाटर का विल बी मोर इन ऑन संडे एंड हॉलीडेज, है ना। संडे को और हॉलीडेज़ को सबसे ज़्यादा पानी की जो है रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज
washing of clothes, floorings, and comfortable bathing as compared to the consumptions on working days। है ना, वर्किंग डे में जो कंजम्पशन हुआ था, पानी कंज्यूम किया गया था, उसके कंपैरिजन में संडे को और हॉलीडेज़ को ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इंजॉय करके एकदम मज़े से मस्ती से, यार संडे है यार आज नहाने देना, मना मना मत कर देना, आज दिन भर मुझे नहाने दे, पानी बर्बाद हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे भाई नहाने दे तो नहाने दे। ठीक है, उसके बाद आता है आवरली वेरिएशन। आवरली वेरिएशंस जब घंटा टू घंटा पानी के डिमांड में वेरिएशंस होती है तो उसको जो है आवरली वेरिएशंस कहा जाता है। ग्राफ शोज टिपिकल आवरली डिमांड। जो ग्राफ होता है वो टिपिकल आवरली डिमांड को जो है दर्शाता है। फ्रॉम ग्राफ, है ना, ग्राफ की मदद से क्या होता है, हम लोग यह पता लगा पाते हैं कि मैक्सिमम जो डिमांड हो रहा है वो कब हो रहा है, जिसमें हम लोग पाते हैं कि जनरली जो पानी की जो डिमांड होती है 7 AM से 9 AM तक वो ज़्यादा होता है, चाहे वो ठंडे का दिन हो, गर्मी का दिन हो, चाहे बरसात का दिन हो, कोई ऐसा भी दिन हो, है ना, मॉर्निंग में 7 से 9 AM के बीच में पानी की डिमांड ज़्यादा होती है। वही अगर बात किया जाए 11 बजे से 3 बजे तक तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और अगेन 7 PM से 9 PM के बीच में पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है अगेन बढ़ जाता है। ये आवरली डिमांड में ये जो है हमें देखने को मिलता है। आप कहीं कोई भी लोकेलिटी में रहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, कहीं पे भी आप रहते हो, है ना, आप ये चीज़ देखोगे कि 11 बजे से 3 बजे तक आप जो है पानी का यूज एकदम न के बराबर करते हो। हाँ, कोई ओकेज़न आ गया, जैसे होली आ गया, या हॉलीडेज़ है, या संडेज़ नहीं है, तो इन कंडीशंस में जो है पानी का डिमांड हो सकता है कि आपका इस ड्यूरेशन में भी जो है पानी जो है यूज करना पड़े, बट मिनिमम ऑफ द मिनिमम, मतलब मिनिमम ही रहता है एज़ कम्पेयर टू आप मॉर्निंग में और जो इवनिंग में पानी यूज कर रहे हो उसके कंपैरिजन में जो है ये कम ही रहता है। ये चीज़ जो है देखने को हमेशा मिलता है आवरली वेरिएशंस में। जो मिनिमम वाटर डिमांड होता है इन दिस लेट आवर्स ऑफ नाइट, और ख़ासकर 12 बजे के बाद, है ना, 12 से अगर सबसे मिनिमम पानी की जो कम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 12 PM से सुबह 5 PM तक, है ना, सॉरी 5 AM तक ना, राइट, 5 AM तक, या फिर इसको 11 PM से ले लेते हैं, 11 PM टू 5 AM तक, है ना। इस दौरान में पानी की रिक्वायरमेंट एकदम ना के बराबर रहता है ना, कोई भी पानी जो है यूज नहीं करता, एकदम ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्लम्बिंग, सैनिटरी प्लम्बिंग। प्लम्बिंग मीन्स टू इंडिकेट द प्रैक्टिस, materials and fixtures used in the installations and maintenance of all pipings, fixtures, appliances and other apparatus used in connections with both public and private water supply system as well as sanitary or storm water drainage system within or adjacent to any building and its connection with any point of public disposal। तो ये जो है इसको सैनिटरी प्लम्बिंग के अंतर्गत प्लम्बिंग जो है कहते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को फिक्स करने की बात आती है, या प्रैक्टिस करने की, या मटेरियल्स को इंस्टॉल करने की, या मेंटेनेंस करने की। जो लेआउट होता है बाथरूम्स का, टॉयलेट्स का, शुड बी प्लान्ड प्रोपरली, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए, सो डैट देयर लोकेशंस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर विच फर्दर बिकम्स मोर इजी टू कनेक्ट फ्रॉम फिक्सचर्स, ताकि उसमें जो फिक्सचर्स है उसको आसानी से कनेक्ट किया जा सके टू द वर्टिकल स्टैक्स और वर्टिकल पाइपिंग सिस्टम के साथ। आउटलेट पाइप्स फ्रॉम वाटर क्लोज्ड or floor traps should be
exposed above the floor levels but not buried in the sunken floors, है ना, sunken floors में. From the water closet, bathrooms and kitchens, wastewater goes through vertical stack systems, then to duly trap them to the inspections chamber, then manholes to manholes, and at last goes to the manholes from the external public मेन सीवर्स लाइंस. तो ये एक कनेक्शंस होती हैं जिसके अंतर्गत हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे जो है कनेक्ट करेंगे पाइप्स को, ताकि जो सीवर है ना, इसको जो है प्रॉपर सेटलमेंट कर सके. लेआउट सैनिटरी प्लम्बिंग इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग. रेसिडेंशियल बिल्डिंग में सैनिटरी प्लम्बिंग का कैसे कनेक्शंस करेंगे, लेआउट करेंगे. तो लेआउट ऑफ सैनिटेशंस प्लम्बिंग अरेंजमेंट बाय 4 मेथड, 4 मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से करते हैं, सच एज पाइप सिस्टम, वन पाइप सिस्टम, स्टैक सिस्टम एंड पार्शियल वेंटिलेटेड सिस्टम. ये 4 मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है लेआउट करते हैं सैनिटरी प्लम्बिंग का इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में. लेआउट डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग. रेसिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग में जो लेआउट डिटेल्स होते हैं वो पानी सप्लाई के अरेंजमेंट के बेसिस पे किया जाता है. पाइप मटेरियल्स जनरली यूज किए जाते हैं आजकल, जो कि पीवीसी होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स जो है होते हैं, बिकॉज इट्स कॉस्ट एंड लाइट वेट, है ना. इसका जो कॉस्ट होता है वो लाइट होता है यानी कम होता है, और मतलब सस्ता भी मिल जाता है, और लाइट वेट होता है, जिसके कारण से पीवीसी का यूज आजकल किया जाता है. इफ़ द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी एंड सप्लाइड वाटर प्रेशर अराउंड क्लॉक टू 24 आवर्स, मतलब पानी जो है सप्लाई होते रहेगा म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में, देन सिस्टम इज सक्सेसफुली so as to supply the water directly to at the unit of building from the water of main of municipal corporations through the service pipe and meter, है ना. मतलब अगर कंटिन्यूस पानी फ्लो हो रहा है तो उसके लिए हमें जो है बिल्डिंग जो होते हैं उसमें सर्विस पाइप्स को जो है यूज़ किया जाता है, ताकि वो जल्द से जल्द ख़राब ना हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो बना रहे. In some cities and towns, the water pressure is sufficient to reach up to 3 to 4 floors, है ना. 3 से 4 फ्लोर तक सफिशिएंटली पहुंच सके वो वाटर का प्रेशर जो है होना चाहिए, कोई भी सिटीज़ हो उसके लिए. ओनली फॉर लिमिटेड आवर्स, कुछ लिमिटेड समय के लिए. देन इन सच अ केस वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक, तो उस केस में ओवरहेड टैंक में जो है पानी स्टोर किया जाता है, जो कि ओवरहेड टैंक जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन द टेरेस थ्रू डायरेक्ट सप्लाई ऑफ सिटी मेन एंड द वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ओवरहेड. जो ओवरहेड से जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमारा वेरियस यूनिट्स के थ्रू होता है, जैसे किचन, सिंक, वॉश बेसिन, बाथरूम्स, वाटर क्लोसेट. तो इन सभी में जो है पानी जो है ओवरहेड से जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है. लेकिन वही अगर लार्ज सिटीज़ में बात किया जाए जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स जो है होते हैं, तो उस कंडीशन में वाटर जो है प्रेशर के साथ जाना चाहिए, जो कि कैन नॉट रीच डायरेक्टली ईच फ्लोर, है ना, जो कि वाटर प्रेशर के साथ डायरेक्टली नहीं जा पाता है हर एक फ्लोर पे. एंड इन सम ऑफ सिटीज़ हैविंग लो प्रेशर
ऑल टाइम जो है लो प्रेशर्स होता है, तो उस केस में हमें जो है मोर इसेंशियल होता है कि स्टोर द वाटर एट ग्राउंड लेवल फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग में इन सच केसेस water is stored in underground tank and then pumped by electric motor to overhead water tank from which the water is distributed from various units like kitchen sinks, water closet, bathrooms, urinals in केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग के केस में या हाई राइज बिल्डिंग है तो उस केस में भी जो है हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को जो है प्रेशराइज्ड भेजने के लिए सभी फ्लोर पे हम लोग जो है वाटर पंप का या मोटर्स का यूज करके जो है फ्लो करवाते हैं। वेरिएशंस ऑफ वाटर डिमांड, जो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन होता है वो 1.8 इंटू क्यू होता है। क्यू जो है एवरेज डेली डिमांड्स को दर्शाता है, तो मैक्सिमम आवर्ली डिमांड इज इक्वल टू होता है 1.5 इंटू क्यू। मैक्सिमम डिमांड ऑन मैक्सिमम डे 2.7 इंटू क्यू जो है होता है। वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर की बात किया जाए तो पॉपुलेशन और पीक वैल्यू 5,000 तक है तो 3, 5,000 से 2 लाख है तो 2.5 एंड 2 लाख से ज़्यादा है तो 2, ये पीक वैल्यू होता है। एंड रूरल एरियाज़ के लिए जो कि 6 आवर्स या आवरली डिमांड्स होते हैं उस कंडीशन में 3 पीक वैल्यू लेते हैं। डिज़ाइन पीरियड, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स परमानेंट कंस्ट्रक्शंस एट इनटेक ट्रीटमेंट्स प्लांट्स एंड ओवरहेड टैंक्स लेइंग द पाइपलाइंस, तो उस कंडीशन में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपर डिज़ाइनिंग करना ज़रूरी है। तो किस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन पीरियड के हिसाब से। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस नहीं किए जाते हैं और न ही रिसाइज्ड किए जाते हैं और न ही रिकन्स्ट्रक्ट किए जाते हैं आसानी से, इसलिए इसको पर ईयर के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, इसको एक एस्टिमेशन किया जाता है और लंबे समय के लिए बनाया जाता है। जैसे कंपोनेंट एंड डिज़ाइन पीरियड की बात किया जाए तो स्टोरेज रिजर्वायर 50 साल, इनफिल्ट्रेशन वर्क्स 30 साल, पाइप कनेक्टिंग 30 साल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 साल, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स 15 साल, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पंप्स 15 साल। माने इस तरीके से इसको जो है हम लोग करते हैं ताकि इतने दिनों तक वो जो है हमारा पानी जो है सप्लाई कर सके, ताकि हमें किसी तरीके का कोई दिक्कत या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पॉपुलेशन ग्रोथ, फ्यूचर पॉपुलेशन करेक्टली एज पॉसिबल चेंज इन पॉपुलेशन फैक्टर, जो कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशंस की मदद से जो है पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, जो कि फ्यूचर का पॉपुलेशन को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई फ्यूचर में कितना पॉपुलेशन होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा पॉपुलेशन फैक्टर जो कि बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन के बेसिस पे। बात किया जाए प्यूरिफिकेशंस ऑफ वाटर की, तो सबसे पहला आता है फिल्ट्रेशन। मेन कंपोनेंट होता है फिल्ट्रेशन इज सैंड। सैंड जो है मेन फिल्ट्रेशन का जो है कंपोनेंट है। दिस सैंड रिक्वायर्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, है ना, कई सारे प्रॉपर्टीज है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले, लोएम, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड नेचर्स, है ना, यूनिफॉर्म साइज एंड नेचर्स होता है। एंड इट शुड नॉट बी वेरी फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, नहीं ज़्यादा फाइन होना चाहिए और नहीं ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट जो है होना चाहिए। इट शुड बी रेजिस्टेंट एंड हार्ड, इट शुड नॉट बी वेट मोर देन 5% प्लेस एंड हाइड्रोक्लोराइक एसिड फॉर 29 आवर्स। इफेक्टिव जो साइज होता है सैंड पार्टिकल्स का 0.3 से 0.5 mm जो है होता है। जो यूनिफॉर्मली कॉफिशिएंटली होता है उसका 1.3 टू 1.75 होता है। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशंस की बात किया जाए तो सबसे पहला टाइप्स आता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन।
इफ़ेक्टिव साइज एंड सैंड पार्टिकल जो होते हैं 0.3 to 0.35 mm, वो जो है सैंड पार्टिकल्स का साइज होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म वैल्यू जो होते हैं 1.75 होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन रेंज जो होता है स्लो सैंड फिल्टर का वो होता है 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से। जो रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया होता है वो 99% होता है। रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी जो है 50 ppm तक होता है। स्लो सैंड फिल्टर जो है ये रिक्वायर्ड करता है लार्ज एरिया को एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्ट्रेशंस या फिल्टर के कंपैरिजन में। जो क्लीनिंग पीरियड होता है वो 1 महीने से 3 महीने के बीच में होता है। नोट बी यूज फॉर पीरियड ऑफ 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। अगर 24 आवर्स में पानी जो है प्यूरिफाई करके भेजना है या 48 आवर्स के बीच में, तो उस कंडीशन में इसका यूज नहीं किया जाता है। स्लो सैंड फिल्टर का यूज नहीं किया जाता है। जो स्लो सैंड फिल्टर्स है इसका यूज स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में किया जाता है। वही रैपिड सैंड फिल्ट्रेशंस की बात किया जाए तो इसका जो इफेक्टिव साइज़ है सैंड पार्टिकल्स का इस जो ये फिल्टर करता है वो होता है 0.35 to 0.5 mm को। यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो 1.6 होता है। रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया जो इसमें होता है 80 to 90% होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन जो होता है वो 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से होता है। रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी जो है 35 से 40 ppm तक करता है। रैपिड सैंड फिल्टर जो है 30 गुना ज़्यादा स्पीडली वर्क करता है एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। और जो हमारा क्लीनिंग पीरियड होता है वो 2 से 3 दिन होता है। इट्स मेनली यूज फॉर लार्ज टाउन एंड सिटीज़ एंड चीप एंड इकोनॉमिकल जो है ये हमारा होता है, इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन स्टील वेसल सिलेंड्रिकल इनसेप यहाँ पे जो है यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन रेट जो है 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से होता है। इट इज़ लेस इफेक्टिव दैन स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्ट्रेशंस इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया एंड टर्बिडिटी और बैक्टीरिया को रिमूवल में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है हमारा प्रेशर फिल्ट्रेशन। इट इज़ नॉट यूज्ड है ना, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई बिकॉज इट इज़ मोर कॉस्टली। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है जिसके कारण से इसको वाटर सप्लाई के केस में यूज नहीं किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्विमिंग पूल में यूज किया जाता है। रेलवे स्टेशन पे यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में यूज किए जाते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर्स में इसका जो है यूज किया जाता है। बाकी इसी तरीके का और भी लेक्चर्स आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।